तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल यस किया मी स्टडी पर फिर स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हम इसमें क्या बताएंगे, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, विषय भौतिक विज्ञान चैप्टर 4 के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। उस चैप्टर 4 का नाम क्या है, इसमें हमने मेंशन नहीं किया, चलिए उसको भी आपको हम बता देते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, चलिए आपको हम बताते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। ये आपके चैप्टर का नाम हो सकता है। चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, ये चैप्टर का आपका नाम है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए, इसमें सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, उसके बाद आपका जो आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद आपके आंखिक प्रश्नों की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जुड़ जाइए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए आपको बताते हैं पहला प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवहन वेग वीडी में संबंध क्या होगा। ठीक है, तो वैद्युत धारा जे तथा अपवहन वेग वीडी में संबंध क्या होगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि उन सभी महत्वपूर्ण जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 की, जो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें और अपने पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकें। बहुत ही अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको कोई चीज़ें छूट कर जाने वाली नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको बताई जाएंगी और आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। ठीक है, लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको आंखिक प्रश्नों को, महत्वपूर्ण आंखिक प्रश्नों को भी बता दिया जाएगा और आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका PDF आपको SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो वहाँ से आप लोग को जाकर के ज्वाइन हो जाना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को बहुत ही मजबूती से पढ़िए और अपने लाइफ को, जो आप लाइफ में चाहते हैं अचीव करना, वह अचीव कर लीजिए। ठीक है, तो वैद्युत चालन तथा ओम का नियम इसमें लिखना है। तो ओम का नियम क्या होता है, चलिए आपको हम बताते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, पहले बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैद्युत धारा घनत्व जे, ठीक है, वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवहन वेग बीडी में संबंध क्या होगा। वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवहन वेग बीडी में संबंध क्या होगा, इसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। बी क्या है, जे इज इक्वल टू एन ई अपान वी डी। जे इज इक्वल टू क्या है, वी डी ई अपान एन। जे इज इक्वल टू एन ई वी डी का स्क्वायर। ये आपके 4 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो इनको आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है, चलिए आपको हम बताते हैं। ये देखिए, इसका आंसर क्या होगा। जनरली इसका आंसर आपको जे इज इक्वल टू एन ई वी डी निकल कर आएगा, लेकिन कैसे निकलेगा इसको भी आपको हम बताते हैं। जहाँ देखिए, इसमें ई क्या है, ई हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा एन उसकी संख्या है। ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा एन उसकी संख्या है। धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए। धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई अपान ए होता है। और यहाँ पे देखिए, आई बराबर क्या होता है, एन ई। ए वी डी बराबर क्या होता है, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। क्या होता है, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, तो जहाँ यन बराबर क्या है, यहाँ पे यन बराबर आपको अगर हम बात करते हैं यन की, तो यन क्या है, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है, प्रति एकांक आयतन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद ए की बात करते हैं। ए क्या है, तो ए तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा वीडी क्या है, हमारा अपवाह वेग निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, दूसरे प्रश्न को बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध क्या है, इसमें किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। कितना है, 500 ओम है। इसकी वैद्युत चालकता होगी। तो किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध कितना है, 500 ओम है, तो इसकी चालकता क्या होगी। इसकी चालकता की बात करते हैं। जिसकी चालकता चलिए हम निकालेंगे और बताएंगे। तो इसकी चालकता कैसे होगी, जिसमें ऑप्शन आपको मिला होगा 500 ओम इनवर्स, 50 ओम इनवर्स, या 0.02 ओम इनवर्स, या 0.002 ओम इनवर्स। चलिए इसको आपको बताते हैं आगे आंसर। इसका आंसर क्या होने वाला है, तो किसी तार का प्रतिरोध जो है, किसी तार का प्रतिरोध
R इज इक्वल टू 500 ओम है, कितना है 500 ओम है, तब इसकी चालकता क्या होती है, G इज इक्वल टू 1/R, यानी कि R का मान कितना दिया है 500 ओम दिया है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल कर आएगा हमारा 0.002 ओम इनवर्स निकल कर आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आए। तो आपको हार नहीं माननी है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। हम आपके साथ लगे हुए हैं, आपकी देखिए, अगर आप 20% मेहनत करते हैं तो हम आपके लिए 50% मेहनत करते हैं, 80% मेहनत करते हैं, तब आपको हम इसी वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको हमसे ज़्यादा आप पढ़ेंगे तभी आप क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ज़्यादा अभ्यास करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल, ठीक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, जो चालक की प्रतिरोधकता होती है और चालकता होती है। भी चालकता हमने बताया G इज इक्वल टू 1/R, तो यह किस पर निर्भर कर रही है, प्रतिरोध पर निर्भर कर रही है, ठीक है। तो दोनों की बात करते हैं, प्रतिरोधकता और चालकता की बात करते हैं, तो इसका जो गुणनफल होता है वह किस पर निर्भर करता है, तो देखिए यह हमेशा निर्भर करता है लंबाई पर, ठीक है। किस पर, लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसके मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक क्या निकल कर आता है, हमारा ओम मीटर निकल कर आता है, ठीक है। क्या निकल कर आता है, ओम मीटर निकल कर आता है, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और अपनी मेहनत को, अपने जो सपने हैं, अपने सपने को पूरा करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की सब नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आए। और साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ पर जा कर के चैनल को, जो हमारा SKM स्टडी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जा कर के ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे सारी PDFs का मजा लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए बात करते हैं आगे। यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग VD तथा, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग VD तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या है, VD है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है, ऐसे कौन सा संबंध है जो ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे हम। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। VD इज इक्वल टू नियतांक, VD यानी कि VD अनुक्रमानुपात है, E, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर E, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। अगर इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E के बराबर होगा, ठीक है। प्रतिरोध की बीमा, तो प्रतिरोध की बीमा अगर हम निकालेंगे तो आपको बताना है प्रतिरोध की बीमा क्या होती है। देखिए प्रतिरोध की बीमा क्या निकल आती है, ml स्क्वायर T⁻³ A⁻²। इस तरीके से आपको इन्हीं सब प्रश्नों को पढ़ लेना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आपको हमने बताया। अभी आपको आगे ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप समझेंगे नहीं तो उन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है, फिजिक्स के प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बात करते हैं, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। आगे आपका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, बहुत ही VIP प्रश्न है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और ये VIP की श्रेणी में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। VIP की श्रेणी में प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है और समझ लेना है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में इसकी आपको अपनी राय देनी है। देखिए, तो वह वेग, कैसा वेग, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके द्वारा क्या, चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आयनों से टकराते हुए, जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे चालक
के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे आयनों से टकराते हैं, ठीक है। जो हमारे चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब धारा उसमें प्रवाहित होती है तो उसके जो आयन होते हैं, चालक के जो मूल आयन होते हैं, उससे टकराते हुए वे क्या होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में, तो बाह्य क्षेत्र का जो प्रभाव होता है, धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं, धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ प्रश्न कंप्लीट होता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं किस तरीके से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। जो आवेश की गतिशीलता होती है उससे आप क्या समझते हैं। देखिए, यदि आवेश वाहक की गतिशीलता, किसकी, यदि आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र, किससे, एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त है, किससे, एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त है, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो गतिशीलता होती है हमारी क्या होती है, एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त की जाती है और इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। यही इसकी परिभाषा है। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, VD/E मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या करना है, ठीक है। अगर किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उस पर श्रांति काल का जो प्रभाव है उस पर ताप का व्याख्या करनी है। देखिए, तो किसी चालक में ताप वृद्धि के कारण, कोई चालक है उसमें ताप वृद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल क्या होता है, घट जाता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, उनका श्रांति काल क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। क्या होता है, घट जाता है। तो ताप बढ़ने से, क्या बढ़ने से, ताप बढ़ने से किसी चालक के प्रतिरोध में, ठीक है, ताप बढ़ने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि, देखिए जो ऊपर वाला प्रश्न है इसको आपको बताते हैं। तो किसी चालक में ताप वृद्धि कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की श्रांति काल क्या होगा, हम चालक में ताप बढ़ा देंगे तो उसका श्रांति काल क्या होगा, घट जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि दर्शाने वाला, ठीक है। अगर हम किसी चालक का प्रतिरोध में वृद्धि करते हैं, दर्शाने वाला समीकरण जो होता है, इसके आधार पर प्रतिरोध के ताप गुणांक की परिभाषा दीजिए। जो प्रतिरोध का समीकरण होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होता है, प्रतिरोध का जो समीकरण होता है, इसके आधार पर हमें ताप गुणांक यानी कि अल्फा क्या होता है, ताप गुणांक होता है, इसकी हमें परिभाषा देनी है। चलिए अल्फा बराबर निकालते हैं। तो अल्फा को यहीं रखेंगे, तो अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RT - R0/R0 इंटू टी, ये निकल कर आएगा। अब ये कैसे आया आपको हम बताते हैं। देखिए RT बराबर कितना दिया है, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अब इस R0 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फा टी, ठीक है। अब इस अल्फा R0 अल्फा टी को इधर रखेंगे और बाकी इसको इधर माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, RT - R0 बराबर, देखिए अब यहाँ से ये दोनों बचेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे R0 RT, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा अल्फा, यहाँ से वही चीज़ निकल कर आई है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। अब आगे बात करते हैं इसके परिभाषा की। तो परिभाषा को भी इसके पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की, तो क्या हो जाएगी, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, यहाँ पर का नहीं, यहाँ पे क्या होगा, पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो, ठीक है। यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो, तो उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक के बराबर होती है।
तो इस तरीके से इसकी परिभाषा निकाल लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ कर नहीं देखना है, रोज़ रोज़ नई चीज़ें सीखना है, जिससे कि आपकी जो आपकी पढ़ाई है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए। आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सीखिए, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कीजिए, और अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाइए उसमें कि आपको बस क्या हो कि अपनी तरीके से ज़िंदगी जिए। मतलब क्या है हमारा कहने का, कि आप जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उस क्षेत्र में जाएं और वहाँ पर इतनी मेहनत करें कि आपको सक्सेस ज़रूर मिले। ठीक है, सक्सेस मिले। आपको जिस क्षेत्र में लग रहा है कि हम इस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, तो आप उस क्षेत्र में जाइए और अपनी जी जान लगाकर मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसी चालक के भीतर क्या है, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे में क्या संबंध है। तो किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे में क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं हम, किसी चालक की जो विशिष्ट चालकता होती है। ठीक है, किसी चालक की जो विशिष्ट चालकता होती है क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो रो क्या है, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू E/J होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए इसमें जो ई है, ई क्या है, चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो जे है क्या है, हमारा धारा घनत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं आपको, जो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ यानी कि इज इक्वल टू J/E के बराबर होगा। किसके बराबर, J/E के बराबर होगा। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ई होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ लेना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपको अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो धारा घनत्व है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धारा घनत्व तो जे में संबंध निकल कर आएगा। ठीक है, तो जहाँ पर यहाँ देखिए अगर बात करते हैं, ई वाला क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जे है धारा घनत्व। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पढ़ लेना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इसलिए हम लाएं क्योंकि आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीन का उपयोग, ठीक है, मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है। जो मैग्नीन का उपयोग है हमारा, जो मैग्नीन का उपयोग है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है, प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में आपको क्यों किया जाता है। तो देखिए मैग्नीन की प्रतिरोधकता में, जो मैग्नीन की प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत कम तथा इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, तो मैग्नीन की प्रतिरोधकता में क्या होता है, तापीय परिवर्तन बहुत कम तथा इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद करना है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है, लास्ट में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को कवर करते रहना है और आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस आप हमारे साथ बने रहें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आगे प्रश्नों की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो प्रश्न है आपके सामने कुछ इस तरीके से होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखना है। तो देखिए इसमें कैसे लिखेंगे आपको हम बताते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। अब इसके बीमी सूत्र की बात करें, इसका बीमी सूत्र क्या निकल कर आएगा, ml⁻3 t⁻³ a⁻2 होता है। अभी आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न ही बताया गया था। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको पढ़ना बेहद ही जरूरी है। आप लगातार कंटिन्यूसली इन सब प्रश्नों को पढ़ते रहिए, अपने अभ्यास में लाइए, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर मेरे प्यारे स्टूडेंट कुछ नहीं आने वाला है। बस आपको लगे रहना है और कुछ न कुछ थोड़ा पढ़ना है। थोड़े से बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आपको डेली पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। आप आधे घंटे पढ़ें, 1 ही घंटे पढ़ें, लेकिन आपको डेली पढ़ते रहना है। ठीक है, आगे बात करेंगे, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग और उसके अनुगमन वेग में क्या अंतर है। धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग, ठीक है, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग
और उसके अनुगमन वेग में क्या अंतर है। चलिए आपको यह समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अनियमित वेग धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो अनियमित वेग होता है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं। जो धातु के अनियमित वेग जो होता है वो किस तरीके से होता है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, जैसे कि आपके बर्तन में कोई गैस भर दी जाए उसके अणु इधर उधर गति करते हैं, तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनियमित वेग के माध्यम से, पूरे जो चालक होता है चालक में अनियमित वेग का, जैसे आपको हम समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या है, हमारा एक चालक है, ठीक है, कोई भी चालक हो सकता है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी अनियमित हो, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से करेगा, इस तरीके से आपको ये चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो देखिए, जब इस तरीके से गति होती है तो इसे क्या कहते हैं, अनियमित गति कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आप कोई बर्तन में अगर गैस भर देते हैं तो वो अनियमित गति करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी होता है, ठीक है। तो तथा धातु के भीतर स्थित, ठीक है, किसके भीतर, धातु के भीतर स्थित धन आयनों के बीच, ठीक है, जो खाली स्थान में उच्च वेग से अनियमित गति कहते हैं, यही वेग अनियमित वेग कहलाता है। अब देखिए, जो इन आयनों के बीच क्या होता है कि एक स्थान होता है, क्या होता है, खाली स्थान होता है, इनके बीच से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, गति करते हैं और अनियमित गति करते हैं, जहाँ पर जगह पाते हैं वहीं पे गति करने लगते हैं, तो इस प्रकार की गति क्या कहते हैं, अनियमित वेग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़ लेनी है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक धात्विक चालक का प्रतिरोध, ठीक है, एक धात्विक चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, क्या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ घटता है, कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं और इसी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसी धात्विक चालक के लिए क्या होगा, देखिए उसका प्रतिरोध, किसी धात्विक चालक के लिए क्या होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/τ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vrms अपॉन लैम्डा, इसके बराबर होता है। चलिए इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर टाउ क्या है, इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल है, क्या है, टाउ क्या है, इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल है। Vrms क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग है। Vrms क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग है। एक अच्छी तरीके से आप लोग समझते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको मन लगा अगर आप नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ताप बढ़ता है, क्या बढ़ता है, जैसे जैसे ताप बढ़ता है Vrs का मान भी बढ़ता है, क्या बढ़ता है, Vrms का मान भी बढ़ता है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो Vrms का मान भी बढ़ेगा, जो कि Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, यहाँ T क्या है, परम ताप है, ठीक है। तो ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, Vrms का मान बढ़ता है, तथा औसत माध्य मुक्त पथ क्या होता है, औसत माध्य मुक्त पथ लैम्डा क्या होता है, घटता है, अतः चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। इस तरीके से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या चीज़ें दी गई आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब बात हो गई अर्धचालक की, बात करते हैं। अभी हम चालक की बात करते हैं और अर्धचालक की बात तो हो गई, लेकिन अब अर्धचालक की बात करते हैं। तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है R अर्धचालक बराबर mL/n² टाउ होता है, ठीक है। जहाँ पर देखिए n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अतः देखिए इसमें क्या दिया है कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर एकांक आयतन में, ठीक है, अर्धचालक अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, n का मान बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n का मान बढ़ जाता है, अतः अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, हमारा घट जाता है, इस तरीके से, ठीक है। अगर n का मान बढ़ेगा तो जो प्रतिरोध होगा हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और समझते रहना है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इस तरीके से चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है, और अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इसी बात पर एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और अच्छी तरीके से और भी ज़्यादा पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर आपको PDF पानी है तो SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ पर
पीडीएफ्स को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने का मज़ा लीजिए और अपने जो आपके सपने हैं सपनों को पूरा करिए। आपकी सपनों की उड़ान के लिए हम इतना मेहनत करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। जो आपका प्रश्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। धारा I तथा अनुगमन वेग VD में संबंध। तो धारा I तथा अनुगमन वेग VD में क्या संबंध है, चलिए आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ये भी वीआईपी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो अनुगमन वेग का जो हमने बताया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो होता है, जो हमारे चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको, ठीक है, उसके टकराते हुए जो आगे बढ़ते हैं, जो गति होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की, उसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग की परिभाषा हमने आपको भी पिछले प्रश्न में बताई है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर बार बार लिखने का मतलब है कि टाइम को लॉस जाना। ठीक है, तो टाइम को थोड़ा बचाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे अनुगमन वेग की परिभाषा आपको पीछे पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो आप पीछे थोड़ा रिवर्स करके अनुगमन की वेग की परिभाषा समझ लेंगे। अभी आपको हमने बता दिया है उसका भी मतलब। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। यदि किसी तार के परिच्छेद में, किसमें, यदि तार के किसी परिच्छेद में Q आवेश t सेकंड में गुजरते हैं, कितने आवेश, Q आवेश t सेकंड में गुजरते हैं, तब तार में वैद्युत धारा क्या होगी। तार में वैद्युत धारा क्या होगी, I इज इक्वल टू क्या होगी, Q बाई टी। क्या होगी, I इज इक्वल टू क्या होगी, Q बाई टी होगी। समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे बात करेंगे। यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, यदि तार के जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है क्या है, A है, तथा उसके प्रति एकांक आयतन में, उसके प्रति किसके, उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो देखिए, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, VD है, तब 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NeAVD होगी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इसमें हमने आपको बताया n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है हमारा, E की बात करेंगे तो E क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और A क्या है, परिच्छेद क्षेत्रफल है, जो हमारा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। और VD क्या है, VD की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। इस तरीके से आपको समझना है। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है हमारा E है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। t सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाली आवेश की मात्रा Q क्या होती है, NeAVD। ठीक है, इंटू T इंटू E। यानी अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा Q बराबर क्या हो जाएगा, NE। यानी ठीक है, अगर हम देखिए, आपको फार्मूला आप जानते होंगे, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, n का मान यहाँ से देखिए, n का मान यहाँ से रख देंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे कैपिटल N रखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो NeAVD है, तो देखिए यहाँ पे n का मान क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। और प्रति सेकंड की बात करेंगे तो T हो जाएगा। ठीक है, और E यहाँ पे गुणा कर देंगे, जो आपको पहले से E है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से निकाल लेना है। तो चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझती रहनी है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। जहाँ देखिए, जहाँ E की बात करेंगे तो जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि Q का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, हम ये आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण क्या था, I बराबर क्या था, I बराबर Q बाई टी था। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 था। तो इस समीकरण में हम क्या रखेंगे, किसका मान रखेंगे, Q का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो I बराबर Q कितना आया था, NeVD। TE हमारा Q का मान आया था, नीचे T है ही। तो देखिए T से T हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, NaVDE बचेगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ तक प्रूफिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। यही वैद्युत धारा था अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, I इज इक्वल टू NaVDE।
यही हमारा क्या है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकल कर आ गया। अब आगे बात करते हैं धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग VD में संबंध। ठीक है, तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है, I/A। यहाँ तो आपको मालूम ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धारा घनत्व J बराबर क्या है, I/A है। I का मान समीकरण 3 में रखते हैं। जो I का मान हमने निकाला अभी, उसका मान किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो I का मान समीकरण 3 में रखने पर J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर क्या हो जाएगा, NeAVD/A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से I का मान हम देखिए, यहाँ से जो I का मान आया इसमें हम रख देंगे, तो NeAVD/A टोटल क्या निकल कर आ जाएगा, इससे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NeVD। ठीक है, इस तरीके से आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, धारा घनत्व का अनुगमन वेग के बीच संबंध क्या निकल कर आया, VD बराबर J/NE। यही आपका आंसर होगा। इसे गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू VD/E यानी कि J/NEA इस तरीके से भी कह सकते हैं और आपको लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पर J क्या है, हमारा धारा घनत्व है, और VD क्या है, अनुगमन वेग है। इस तरीके से इसको पढ़ लेना है और आपको समझते रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखिए, और आपको बस हम बता रहे हैं, इस तरीके से आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दबा कर शेयर करना। ठीक है, जिसका क्या करके दबा कर शेयर करना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि यह प्रश्न लगभग पूरे हर एक ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको जरूर से जरूर पढ़ने हैं, और आपको हम बता दें, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम आपको यहाँ पे आपके सामने लाए हैं। यह प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो आपको थोड़ा धैर्य से पढ़ना होगा और समझ कर ही पढ़ना होगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको धैर्य बनाकर पढ़ते रहना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कहा क्या रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है, उसके वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको हमने बता रखा है पीछे, आप वहां पर देख सकते हैं। जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसमें आपको हमने बताया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इतना प्रश्न तो आपका कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्टफुल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए हम आपको प्रूफिंग करके बताते हैं ओम के नियम का निगमन। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, एक धातु के तार की लंबाई यल, कोई धातु का तार है, उसकी लंबाई क्या है, यल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ये सब हमें मान लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जब इसके सिरों के बीच विभवांतर V लगाया जाता है, किसके बीच के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, लंबाई यल और क्षेत्रफल ए के तार पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक आपको तार बनाकर दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और लंबाई कितनी है, यल है, और इस पर जो विभवांतर लग रहा है V लग रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होगी। इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हमने आपको बताया है I = NeAVD। अभी आपको हमने पीछे प्रूफिंग करके बताया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ से। अब देखिए, तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर V/L। क्या है, E बराबर V/L है। तो देखिए आगे हम बात करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा, किसके द्वारा, इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल कितना होगा, F E/E यानी कि EV/L हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल E का मान क्या है, V/L है, तो यहाँ से मान रख देंगे। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं।
यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम हो, क्या हो, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो, यम हो, तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, ए इज इक्वल टू एफ अपान यम, क्या होगा, ए इज इक्वल टू एफ अपान यम, यानी कि एफ का मान हमने अभी क्या निकाला, ई वी अपान एल, और यहाँ पे नीचे यम तो है ही, तो क्या हो जाएगा, ई वी अपान यम एल, समीकरण नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आपको आगे समझाने का प्रयास करते हैं। तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं। जो तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु के धन आयनों से क्या होते हैं, निरंतर टकराते रहते हैं, तभी उसमें क्या होता है, अनुगमन वेग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई चीज़ जाननी है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, किसी धन आयन के टकराते रहने के पश्चात, यदि कोई धन आयन टकराते रहने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग वैद्युत क्षेत्र की ई की विपरीत दिशा में बढ़ने लगते हैं, ठीक है, किसके, वैद्युत क्षेत्र की ई की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ वृद्धि होती है, कितना होती है, ए टाउ की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में होती है, जब धनायन हमारे टकराते रहते हैं इलेक्ट्रॉनों से, तो वैद्युत क्षेत्र ई विपरीत दिशा में बढ़ने लगते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र है वो विपरीत दिशा में बढ़ने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या होती है, ए टाउ की वृद्धि हो जाती है यहाँ से, ठीक है। यदि कोई क्षण हमारा है, कोई समय है, उस समय वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग क्या है, U1 है, ठीक है, U1 है, तब वैद्युत क्षेत्र ई उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर U1 प्लस ए टाउ 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको निकाल लेना है ये चीज़ें। अब देखिए आगे हम क्या बात करेंगे, जहाँ टाउ 1 उस इलेक्ट्रॉन का ध्रुव क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है। जैसे हम बात करते हैं समय अंतराल, मान लीजिए धनायन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये टकरा कर कुछ गति करते हैं, तो इनके बीच जो समय अंतराल लगा, टकराने के पश्चात इसकी गति होगी, तो इन दोनों गतियों में जो समय अंतराल लग रहा है वो क्या है, टाउ 1 है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। अब देखिए इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल लेंगे, U2 प्लस ए टाउ 2 कामा U3 प्लस ए टाउ 3 इत्यादि होंगे। सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। अभी इस तरीके से जो वेग हो रहा है, हमने आपको बताया ना, इस तरीके का वेग जो होता है अनुगमन वेग होता है। अब सभी अनुगमन वेग को हमें जोड़ लेना है। कैसे जोड़ना है, U1 प्लस अल्फा T1 प्लस U2 प्लस अल्फा ए T2, ठीक है, ए टाउ टाउ 2 प्लस U1 प्लस ए टाउ n, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिए आगे हम क्या निकालेंगे, U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 U1 अपान n, ठीक है, प्लस, अब देखिए दोनों समीकरण में से हम दोनों चीज़ों को अलग कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अलग करके हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 1 अपान n, नीचे n आ जाएगा n बार, ठीक है। तो n बार जा रहा है तो नीचे n आ जाएगा, माध्य निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए आपको दिख रहा होगा। अब देखिए आगे हम बात क्या करेंगे, परंतु क्या है, U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 U1 अपान n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग है। क्या है, औसत ऊष्मीय वेग है, यह शून्य होता है। क्या होता है, औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है हमारा, शून्य होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। टाउ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, श्रांति काल का मतलब है, ठीक है। यहाँ शून्य होता है, ठीक है। औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है हमारा, शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपको इस तरीके से देखिए आपको क्या निकल कर आएगा कि Vd बराबर 0 प्लस ए टाउ बराबर AT, ए टाउ बराबर यहाँ पे समीकरण नंबर 4 निकल कर आएगा, ठीक है। अब समीकरण 3 से ए का मान रखने पर Vd बराबर EV अपान ml टाउ, ठीक है। अब देखिए जो समीकरण 3 था वो क्या था आपको हम बताते हैं। तो देखिए समीकरण क्या था, यहाँ से आपको बताते हैं हम। चूंकि समीकरण हमारा क्या था, A इज इक्वल टू EV अपान ml था, तो इस समीकरण में देखिए A का मान आया है, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, EV अपान ml टाउ। अब यहाँ से टोटल क्या निकल कर, EV टाउ अपान ml, तो समीकरण नंबर 5 निकल कर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यह किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन के बीच संबंध है। क्या है हमारा, संबंध है। चालक में प्रवाही धारा क्या है, I इज इक्वल टू NE AVD, क्या है, NE AVD है, ठीक है। तो
आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई ए इंटू ई टाउ इंटू वी अपॉन यल। टोटल अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, देखिए यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या है एन ई ए वी डी आपको मालूम होगा, ठीक है, जो धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध है इस तरीके से निकल कर आता है। अब यहाँ पर देखिए जो वी डी है, वी डी का मान हमने अभी निकाला, ठीक है, हमने क्या निकाला ई वी टाउ टू अपॉन एम एल। तब यही वी डी का मान यहाँ पे रखते हैं, तो रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा ई वी टाउ अपान एम एल यहाँ रख देंगे तो टोटल हमें क्या निकल आया यानी ई स्क्वायर अपान एम ए टाउ वी अपान यल, इस तरीके से निकल कर आएगा। आगे बात करते हैं v अपान आई, ठीक है, इस v को इधर ले आएंगे तो v अपान आई यम अपान यानी स्क्वायर टाउ अपान यल अपान है। टोटल समीकरण को क्या करते हैं पलट देते हैं, क्योंकि हम आप जानते हैं जो ओम का नियम होता है v अपान आई इज इक्वल टू क्या होता है r होता है, इसलिए हम इसको पलट दिए हैं, v को यहाँ पर रखे हैं, i को इधर ले आए, बाकी चीज़ों को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यम और यल देखिए ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा एन ई स्क्वायर, ए नीचे आएगा, टाउ नीचे आएगा और यल भी ऊपर जाएगा और जो हमारा ए है क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा समीकरण बन जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चालक के तार के लिए यम अपान एन स्क्वायर टाउ इंटू यल अपान ए एक नियतांक है, क्या है पूरा टोटल ये हमारा क्या है एक नियतांक के बराबर है। यह नियतांक अगर हम आर प्रतिरोध मान ले तो v अपान आई इज इक्वल टू क्या होता है आर निकल कर आएगा। यही हमारा ओम का नियम होगा जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बिना लाइक किए बिना कमेंट किए आपको जाना नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। अगर आपको समझ में आ गया तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सॉल्व करते रहना, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें हम आंखिक प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आंखिक प्रश्न भी जरूरी होते हैं आपके लिए कि आंखिक प्रश्नों के बाद ही आपको अच्छी तरीके से जो थ्योरी चीज़ें हैं वो समझ में आती हैं, ठीक है। जैसे एक आंखिक प्रश्न में क्या दिया है, दो बल्ब हैं, एक 60 वाट 220 वोल्ट का है, एक 40 वाट 220 वोल्ट का है, ठीक है, को 220 में से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करनी है। तो इन बल्बों की शक्ति ज्ञात करनी है तो देखिए श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 होता है। इस तरीके से आपको फार्मूला याद कर लेनी है। अब देखिए क्या होगा 1/P बराबर 1/60 प्लस 1/40। अब दोनों में एलसीएम ले लेंगे, 60 और 40 एलसीएम लेंगे तो 60 इधर जाएगा 40 इधर जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, P बराबर क्या हो जाएगा 1/P बराबर इतना है तो P बराबर इसको पलट देंगे तो 60 × 40/100, 1 से 1 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, टोटल आएगा 24 वाट। ये आपको आंसर निकल कर आ जाएगा जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले आंखिक प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना जरूरी ही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे लास्ट तक जुड़े रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो स्टूडेंट्स रियल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप जो स्टूडेंट्स लास्ट में जुड़ेंगे, लास्ट तक जुड़े रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, वो कमेंट करके जरूर बताएंगे सर हमने पूरी वीडियो वॉच की है, ठीक है। तो अगले आंखिक प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न VIP कैटेगरी में आप रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक चालक में, ठीक है, कोई चालक है जिसमें 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसमें कितनी एम्पियर की 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यदि चालक में हमारे जो चालक है हमारा, ठीक है, जो चालक है इसमें कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रवाहित होती है तो यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 8 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब हो, तो यदि चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी है 8 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है हमें, अनुगमन वेग ज्ञात करना है। देखिए दिया क्या है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दिया क्या है I इज इक्वल टू 6.4 एम्पियर और n बराबर कितना दिया है 8 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो चीज़ें दी हैं। तो माना चालक की लंबाई क्या है L और क्षेत्रफल A है, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो n इज इक्वल टू स्मॉल n × AL, ठीक है। इस तरीके से फार्मूला आपका बन जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब
प्रति एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब प्रति एकांक में क्या करते हैं, जो लंबाई होता है उसका डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा n इंटू ए होगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 8 इंटू 10⁻24, यहाँ पे वी डी निकल कर आएगा, वी डी इज इक्वल टू आई अपान एन ई ए। ठीक है, फार्मूला क्या निकल कर आएगा, वी डी अपान अनुगमन वेग वी डी इज इक्वल टू आई अपान एन ई ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब सारा मान रख देंगे। ठीक है, सारा मान रख देंगे 6.4 अपान 8 इंटू 24, 1.6 इंटू 10⁻−19, ये आपका ई का मान है। ठीक है, अब देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यन ए का मान देखिए, जो हमारा यन ए का मान है यहाँ पे हम आपको बताते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको देखिए 8 इंटू 10⁻24, यहाँ सारा मान रखने पर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या मिलेगा 6.4 अपान 12 इंटू 8, 12.8 इंटू 10⁻5। अब इसको अगर टोटल सॉल्व करते हैं तो वी डी का मान कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻−6 मीटर प्रति सेकेंड। तो मेरे प्यारे वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपको इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसकी पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके दे दिया गया है, वहाँ से इसको जा करके डाउनलोड कर लेना और अच्छी तरीके से पढ़ाई करती रहनी है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।